Hello, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science, Chapter number 10, Agriculture में आज हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही टेक्निकल टाइप का ये टॉपिक है एक्चुअली। और टॉपिक का नाम जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर क्योंकि हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, ये चीज आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो इसमें सुधार लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उसके साथ साथ समय के अनुसार टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने सो फार क्या क्या किया है, क्या रिफॉर्म्स किए हैं, खास करके उस टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 85 है, ओके, वहां से आपको हम लोग पढ़ाई करने वाले पेज नंबर 85 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग एक्चुअली। ओके, सो earlier farming was carried out by simple and ordinary farm implements like sickle, spade, hoe, drill, plow, bullock cart, etc. ये ट्रेडिशनल खेती की हम बात करते हैं कि पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल वे से फार्मिंग जो किया जाता है तो उसमें ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच नए नए अगर इंस्ट्रूमेंट का अगर हम नाम लें तो ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोटवेटर्स, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमन। ठीक है, there is an increase in the usage of chemical fertilizers. Okay, chemical fertilizer का भी उपयोग इसमें होता है, हाइब्रिड सीड्स का भी उपयोग होता है, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन एंड ग्रीन हाउसेस। ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि आजकल की एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये सब टर्म्स हैं जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में मॉडर्न डे के फार्मर्स जो हैं, 21वीं सदी के फार्मर्स जो हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे एग्रीकल्चर में भी इस तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल रिफॉर्म्स। इसको समझना आसान है क्योंकि एक्सक्यूज मी, तो बेसिकली टेक्निकल रिफॉर्म्स को पॉइंट वाइज लिस्ट आउट किया गया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, जो हम one by one पढ़ेंगे। The changes which have taken place in seeds, fertilizer and farm implements in India are known as technical reforms. जिसमें पहला पॉइंट है, the farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersible pump and monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinklers. इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको पता होंगे, लेकिन नहीं अगर पता है तो सिर्फ हमें नाम याद रखने हैं, इनको कोई जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि पुराने जमाने में जिस तरह से वाटर व्हील, बकेट्स, लेदर बकेट्स वगैरह यूज करते थे फार्मर्स, उसकी जगह पे सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी चीजें इस्तेमाल होने लगी है आजकल। फिर आगे है दूसरा पॉइंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट, जिसको डीएपी कहते हैं, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन पोटाश, जिसको शॉर्ट में एनपीके कहते हैं, यूरिया और दूसरे बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक सीड्स, ये सारी चीजें भी आज इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट है, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, डीडी किसान चैनल, एसएमएस ऑन मोबाइल बाय किसान टोल फ्री नंबर 1-800-180-1551, जो कि किसान कॉल सेंटर का नंबर है, गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट। ये भी बहुत अहम पॉइंट है किसानों के लिए। आजकल के ज़माने में इवन गाँव में भी स्मार्टफोन्स पहुंच गए हैं, तो इंटरनेट इज लाइक वी कैन से दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन।
इवन टू फार्मर्स ऑल्सो। ओके, तो वो मोबाइल में जैसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि एग्री मार्केट, ऐसा डाउनलोड करके अपने मोबाइल में वो यूज कर सकते हैं, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए फार्मिंग कैसे किया जाए उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर्स के जरिए उनको ज्ञान दिया जाता है एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। रेडियो के द्वारा भी उनको ज्ञान मिलता है। टीवी पे स्पेशली उनके लिए चैनल है, डीडी किसान चैनल। हम लोग जो चैनल्स देखते हैं ऑब्वियसली वो कभी चैनल हम ये नहीं देखते हैं कभी, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं और गांव में रहते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर कोई किसान अपना मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर कराए तो एसएमएस के जरिए भी उनको इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। फिर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको अंडरलाइन करना है, ये नंबर के किसान टोल फ्री नंबर कौन सा है। एक्चुअली ये नंबर आपको याद मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई बार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो वो नंबर है 1-800-180-1551। दिस इज द टोल फ्री नंबर फॉर किसान कॉल सेंटर। ओके, जिसमें कोई भी किसान फोन करके, फ्री में फोन करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी वो पा सकता है। उसको अगर कोई क्वेरी या डाउट है, ठीक है, या कोई नई जानकारी उसको प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे कॉल करके वो जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसानों को इंफॉर्मेशन ग्राम सेवक के जरिए भी मिलती है, ओके, क्योंकि ग्राम सेवक उसी काम के लिए नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 86 के ऊपर, a farmer training center is established in every district and headquarter wherein the farmers are given training। हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फार्मर ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है, जहां पे गवर्नमेंट की ओर से फार्मर्स को फ्री में ट्रेनिंग मिलता है, ताकि वो लोग जो मेहनत करते हैं खेतों में उसका मैक्सिमम आउटपुट उनके एग्रीकल्चर में मिल सके, जो इवेंचुअली इंडिया की देश की इकोनॉमी में भी फायदा रहता है उससे। सो इन केस इफ द फार्मर्स आर ट्रेन्ड, दे आर काइंड ऑफ एबल टू प्रोड्यूस good quality crops in their farms, which eventually help us to improve the economy of our country. Okay, next point है, recent information and guidance are provided to the farmers through agricultural fairs in Gujarat। यहाँ पे गुजरात स्टेट की बात की गई है, तो कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा गुजराती में, कृषि मेड़ो, हिंदी में उसको कृषि मेला कहते हैं, और इंग्लिश में एग्रीकल्चरल फेयर्स के। तो ऐसे खास करके जब हार्वेस्टिंग का मौसम आता है, ठीक है, तब ऐसे एग्रीकल्चरल फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टेट में। दूसरे स्टेट में भी होते होंगे, यहाँ पे वैसे गुजरात की बात की है, तो वो भी जब भी खास करके हार्वेस्टिंग का मौसम आता है तब ऑर्गेनाइज किया जाता है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका हाई रैंक जरूर आता है, लेकिन समहाउ दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एग्रीकल्चर, सपोज बीएससी विद एग्रीकल्चर, जो 12th स्टैंडर्ड के बाद, 12th साइंस पास आउट करने के बाद उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जिसके पूर्वजों की जमीन है, गांव में काफी सारी जमीन है और उनको पता है कि फ्यूचर में उनको फार्मिंग करना है, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ हाईली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लेकिन अगर साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग किया जाए तो वो और ज्यादा उनको मुनाफा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एग्रीकल्चर का पढ़ाई करना है, वैसे स्टूडेंट्स की संख्या देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज खास उनके लिए बनाई गई है जो एग्रीकल्चर का पढ़ना चाहते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या तो जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उसमें वो कोर्स इम्प्लीमेंट किया गया है ऑलरेडी,
ठीक है, बीएससी विद एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिनके पास अपने बाप दादा की बहुत सारी ज़मीन है, वो आगे जाके एग्रीकल्चर करने वाला है, वैसा पहले से उसने तय किया है, तो उनके लिए ये कोर्स होता है। तो 12th के बाद 3 साल का पढ़ाई करता है, तो ही इज़ काइंड ऑफ वेल एजुकेटेड फार्मर, ओके, जिसके पास सारा नॉलेज होता है। तो कैसी भी सिचुएशन में, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो चाहे बारिश हो या ना हो, फिर भी किस तरह से वो अच्छा क्वालिटी का फार्मिंग कर सकता है, वो उसका नॉलेज उसको आ जाता है। तो ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ कहाँ पर है, उसको आपको याद रखना है। जहाँ पे अंडरलाइन करना है, गुजरात की यहाँ पे बात की गई है, तो दांतीवाड़ा में है, जूनागढ़ में है, आणंद में है और नवसारी में भी है, ओके। एंड these universities carry out research and prepares new experts in agriculture। इसमें बहुत सारा रिसर्च एक्टिविटीज होता है, और एक्सपर्ट्स की जो यहाँ पे लिखा है वो लाइक फार्मिंग के एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट फार्मर्स, पढ़े लिखे फार्मर्स, वो यूनिवर्सिटी में यानी कि हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज में ऐसे पढ़े लिखे फार्मर्स पैदा होते हैं, ओके। देन लास्ट वाला पॉइंट है, बिसाइड्स दीज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, which is एब्रीविएशन ICAR, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARE, ओके, आर एक्टिव एट नेशनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल पे वो एक्टिव। अब ये हो गया टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको भी पॉइंट वाइज डिवाइड किया गया है। द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोसीजर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है कि किस तरह से फार्मर्स को जितना हो सके उतनी है मिल सके, ठीक है। ये पॉलिसीज जो डिजाइन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। पहले जो जमींदार हुआ करते थे, बहुत हर एक गांव में जमींदार हुआ करते थे, कि वो अपनी जमीन नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आदमियों के द्वारा वो जमीन हथिया ली है, ठीक है, और बहुत सारी जमीन के वो मालिक बन गए, और दूसरे फार्मर्स का उनकी जमीन के ऊपर वो खेतीबाड़ी करवा के एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो वो लैंडलॉर्डिज्म की जो सिस्टम थी पहले के जमाने से चली आ रही थी, उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, ठीक है। और जो फार्मर जिस जमीन पे मेहनत करता है, उगाता है, उसको वो फार्मर, उनको वो जो जमीनें हैं वो दी गई है, ठीक है। उनके पास, जिनके पास जमीन नहीं है और वो मेहनत करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनको ये सारी जमीन जो है वो दी जाती है। अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, ये जो मैं बात कर रहा हूं उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, उसको लैंड टू द टिलर कहा जाता है। गुजराती में यानी कहेवाय छे खेड़े तेनी जमीन, यानी जो कल्टीवेशन करता है उसकी जमीन, लेकिन हाँ लगातार उसको कुछ सालों के लिए इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि काफी टाइम से अगर वो वहां पे मेहनत करता है कोई फार्मर, तो कुछ सालों के बाद उस जमीन की ओनरशिप उसकी हो जाती है। इसी एक्ट का नाम है लैंड टू द टिलर, ओके। तो ये याद रखना है आपको, लैंड टेनेंसी एक्ट भी उसको कह सकते हैं शॉर्ट में। द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। तो इस तरह से फार्मर्स को, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, ठीक है, तो उनको इस तरह से गवर्नमेंट की ओर से जमीन मुहैया की करवाई जाती है। फिर दूसरा पॉइंट, द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सीलिंग एक्ट, ओके। लैंड ओनर्स के बीच में जो डिस्पैरिटी दिखता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले ऐसा, खास करके पहले ऐसा बहुत होता था कि जो जमींदार है, कुछ लैंड ओनर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, और कुछ गरीब फार्मर है उनके पास जमीन ही नहीं है,
वो फार्मर है लेकिन फिर भी उनके पास जमीन नहीं है। तो इस असमानता को दूर करने के लिए जो एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको लैंड सीलिंग एक्ट कहा जाता है। अभी भी वो असमानता तो है ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो असमानता अब दूर हो गई है, लेकिन काफी हद तक वो न्यूसेंस जो है कम जरूर हो गया है। और धीरे धीरे इस रिफॉर्म को अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए तो फ्यूचर में और भी कम हो सकता है, असमानता और भी कम हो सकती है, जिससे फार्मर्स को फायदा होगा। तीसरा पॉइंट है, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। एक बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है, खास करके ग्रामीण बैंकों के द्वारा, जो किसानों को मिलता है। नाम से ही बहुत क्लियर है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो फार्मर है उसको ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके जरिए अगर लाइक मनी का शॉर्टेज हो जाता है किसी फार्मर को, या तो वो क्रेडिट कार्ड के जरिए फार्मिंग से रिलेटेड चीजें खरीदना चाहता है, फर्टिलाइजर है या तो फिर सीड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड के जरिए वो खरीद सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये खास करके आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस स्कीम के जरिए कोई भी फार्मर अगर अपने खेत में कोई क्रॉप उगाता है, तो अगर ये इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन अगर वो लेता है, जिसका प्रीमियम बहुत ही मामूली होता है, बहुत ही छोटी रकम होती है, ठीक है, तो उसका क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि सीजनल इरेगुलरिटी की वजह से अगर उसका क्रॉप फेल हो जाता है, ठीक है, या सड़ जाता है, या क्रॉप ठीक से हो ही नहीं पाता है, तो गवर्नमेंट, क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया है इस क्रॉप के ऊपर, तो गवर्नमेंट की ओर से उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो प्रोटेक्शन उसको लेना पड़ता है। सो द फार्मर शुड हैव दिस नॉलेज फर्स्ट इन ऑर्डर टू अवेल दिस बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन बाय फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो वो भी उसके जैसा ही पॉइंट है दूसरा भी, कि अगर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से या तो फिर बारिश ना होने की वजह से क्रॉप फेल हो जाता है, तो गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है फार्मर्स को। बहुत इजी पॉइंट्स है ये सारे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एंड ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइडस्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड्स। फार्मर्स के लिए कुछ मार्केटिंग यार्ड्स बनाए गए, तो खास करके हार्वेस्टिंग होने के बाद वो यार्ड्स में फार्मर्स को एंट्री फ्री होता है। तो उन्होंने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है अपने फार्म में, ठीक है, उसके लिए वो बोली लगाते हैं, ऑक्शन होता है लिटरली उसका। तो जो अच्छे दाम उनको मिलते हैं, यानी सबसे ज्यादा दाम जो देने वाला कोई होता है, बायर, कोई ट्रेडर, ठीक है, तो उसको वो अपनी प्रोडक्ट सेल करके डायरेक्टली उनको वहां पे पैसे मिल जाते हैं। तो दैट पर्टिकुलर ऑक्शन एक्टिविटी जो पहले नहीं हुआ करता था, वो अभी हो रहा है। सो दैट्स रियली बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, और खास करके ऐसे फार्मर जो कैश क्रॉप्स उगाते हैं, कॉटन है, जूट्स है, या तो फिर फ्रूट्स है, ठीक है, ऐसे फार्मर्स को इससे बहुत फायदा होता है। उनको पता होता है कि जो प्राइस वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वहां लाइक उनको एक दिमाग में उन्होंने एक ब्रैकेट बना दिया है कि ना जब तक उनको प्राइस नहीं मिलेगा तब तक वो ऑक्शन जारी रखेंगे, एंड इन केस इफ दे आर सेटिस्फाइड टू गेट द प्राइस फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर, कि हाँ वो अब ये प्राइस देने को लिए तैयार है, जिससे वो सेटिस्फाइड है वो फार्मर, तो उसी प्राइस पे वो सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट। तो इस तरह से मार्केटिंग यार्ड में ऑक्शन का एक्टिविटी भी होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सब अरेंज किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशंस
cooperative warehouses, cold storages, transportation and communication, etc. have been provided so that the farmers would get the minimum support price of the farm products. Okay, ये जो फैसिलिटीज के नाम यहाँ पे लिए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग एसोसिएशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी। कई सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो वो क्रॉप बिगड़ जाएगा। खास करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की यहाँ पे बात है, ठीक है। तो वो फैसिलिटी बहुत ही नॉमिनल रेंट पे गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन भी फार्मर्स को नॉमिनल रेंट पे अवेलेबल होता है। बाय चांस अगर उनके पास अपना व्हीकल या जो 4 व्हीलर या ट्रैक्टर या ट्रक नहीं, तो गवर्नमेंट उनको चीप रेट पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल पाए, ठीक है, अपने क्रॉप्स का। Then the next one is following organizations are operating for the purchase of farm products from the farmers at support prices. ठीक है, फार्मर्स को अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में NAFED, नाफेड ऐसा करके भी आप याद रख सकते हो। इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, NAFED। दूसरा है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, इसको ग्रोफेड करके आप नाम याद रख सकते हो। ओके, सो वंस अगेन दैट नेम इज गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, which is known as GrowFed also. And the next one is National Dairy Development Board, बहुत फेमस है ये, NDDB। ओके, और once again उसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा फार्मर्स की हेल्प के लिए एक्सेसिबल अवेलेबल होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, एक्चुअली अब नहीं लेकिन आने वाले लेक्चर में हम जरूर बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की और फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का इंडिया की इकोनॉमी में क्या योगदान है फिलहाल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंजॉय योर डे विथ योर फैमिली। बाय बाय फॉर नाउ।